प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई थी, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया तथा अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया गया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया, स्थानांतरित और आरक्षित। स्थानांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इन कार्यों में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वह वर्ष था ऑप्शन ए मई 1934, ऑप्शन बी मई 1936, ऑप्शन सी मई 1931, ऑप्शन डी मई 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मई 1934। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1940 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1946 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1940 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 में हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में असत्य है? 1. वह बहुदलीय निकाय थी। 2. वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 3. वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। 4. उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 और 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामित थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित अधिकार के आधार पर किया गया था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा ने अपने कार्यों का संचालन अनेक समितियों के माध्यम से किया था, जिसमें संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति आदि थी। संविधान सभा में अनेक दलों के लोगों का प्रतिनिधित्व शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सी.डी. देशमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. उद्देशिका संविधान में दिए गए अनुच्छेदों को निर्देशित करती है। 2. संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया है। 3. पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के निर्माण पर महत्वपूर्ण असर डालता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उद्देशिका कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है तथा उद्देशिका संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिरक्षण करती है। उद्देशिका संविधान में दिए गए अनुच्छेदों को निर्देशित करती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना पेश की। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।